जिप्सम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एफडीजी जिप्सम और माइंड जिप्सम। माइंड यानी खुदाई करके निकाला गया जिप्सम और एफडीजी यानी फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन मेथड से निकाला गया जिप्सम, यानी कोयले के धुएं को चूने से रिएक्शन करा के बनाया गया जिप्सम, जो कि सामान्यतः थर्मल पावर प्लांट में बनाया जाता है। इससे वातावरण में सल्फर नहीं जाती है, जो एसिड रेन का मुख्य जिम्मेदार होता है। दोस्तों, जिप्सम कई रूपों में होता है, लेकिन इसके दो रूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला CaSO4.12H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, और दूसरा है CaSO4.2H2O, जिसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो जिप्सम के अनेकों उपयोग हैं, जैसे सीमेंट बनाने में, फॉल सीलिंग करने में, हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों को बनाने में और औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग धातुओं को गलाकर साफ करने की प्रक्रिया में भी किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो कृषि के क्षेत्र में इसके महत्व के ऊपर केंद्रित होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। खनिज जिप्सम और बनाए गए जिप्सम यानी एफडीजी जिप्सम में कुछ अंतर होते हैं, जो आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं। यानी कैल्शियम और सल्फर के अलावा बाकी तत्व भी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं दोनों में, लेकिन खुदाई से निकाले हुए जिप्सम में हैवी मेटल्स की मात्रा एफडीजी जिप्सम की अपेक्षा ज्यादा होती है, जो कि एक चिंता का विषय है यदि इसका इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। और एफडीजी जिप्सम में सभी तत्व कम मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी इसका इस्तेमाल ज्यादा उचित होगा यदि आपने मिट्टी का परीक्षण नहीं कराया है। और जिप्सम में ये सभी तत्व होने के बावजूद भी यह पीएच को ज्यादा से ज्यादा 0.2 से 0.3 पीएच तक अंतर ला सकता है, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिप्सम के जन्म के साथ ही एसिड बनता है, यानी यह एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। और दूसरा रहस्य इसकी संरचना में होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा है और इसलिए यह पानी को जाने का रास्ता दे सकता है मिट्टी में। और इसी क्षमता के कारण यह मुख्यतः सख्त मिट्टी को ढीला करने के काम में भी आता है और मिट्टी की जलधारण क्षमता को भी बढ़ाता है। जिप्सम की घुलनशीलता 2.53 ग्राम प्रति लीटर होती है साधारण पानी में और वातावरण के दबाव पर। लेकिन यदि पानी में लोहे की मात्रा ज्यादा है, 10% तक घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसके अलावा ज्यादा दबाव पड़ने पर भी जिप्सम की घुलनशीलता बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे जिप्सम मिट्टी में नीचे जाएगा यह ज्यादा घुलनशील होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पौधा सिर्फ घुलनशील जिप्सम को ही ले पाता है और इसको पूरा घुलने में 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है। इसलिए तुरंत की पूर्ति फसलों में कैल्शियम और सल्फर की जिप्सम से नहीं की जा सकती। अब आप सोचेंगे तो घोल कर स्प्रे से दे देते हैं ताकि तुरंत मिल जाए। हालांकि जिप्सम का स्प्रे से इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा लोग नहीं कहते, लेकिन 2.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से स्प्रे किया जा सकता है कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से, जो इसके स्प्रे में सभी सूक्ष्म तत्वों के होने का दावा भी करते हैं, भले ही वह काफी कम मात्रा में उपलब्ध हो। लेकिन कम मात्रा में तत्वों की उपलब्धता होने के कारण इसके असर को लेकर अलग अलग मत हैं, और मेरा मत यह है कि जिप्सम के स्प्रे में इतनी कम मात्रा का खर्च ना के बराबर है और सिर्फ आपको स्प्रे कराने का खर्च लगेगा, क्योंकि जिप्सम 1 रुपए से 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध होता है मार्केट में, और ज्यादातर राज्यों में इस पर सब्सिडी भी है कृषि कार्यों के लिए अगर आप सरकार से इसको लेते हैं तो। दोस्तों, 1 एकड़ खेत में 25 किलो से 75 किलो तक जिप्सम सालाना इस्तेमाल किया जा सकता है विभिन्न तरीकों और अलग अलग परिस्थितियों में, जिसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज आप भी लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, जिप्सम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक नाव की तरह है, जिसकी मुख्य सवारी कैल्शियम और सल्फेट है। लेकिन कैल्शियम इस नाव से उतर जाता है यदि उसको सोडियम यानी नमक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम या कोई अन्य पॉजिटिव चार्ज वाले तत्व दिख जाएंगे पानी में। यह नाव पानी की धारा में अपने साथ बदली हुई सवारियों को साथ लेकर चलती है। अब अगर आपकी मिट्टी रेतीली है और पानी सीधे नीचे चला जाता है, तो यह नाव भी सीधे नीचे चली जाएगी, जहां पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पाती। इसलिए रेतीली मिट्टी में यह नमक यानी सोडियम, एल्युमिनियम जैसे हानिकारक तत्वों के साथ यह लाभदायक तत्वों को भी नीचे लेकर चला जाएगा। इससे मिट्टी में असंतुलन बढ़ जाएगा। इसलिए रेतीली मिट्टी में बिना जांच किए जिप्सम का उपयोग
नहीं करना चाहिए। वहीं भारी और चिकनी मिट्टी में यह पानी को जाने का रास्ता देगा, जिससे मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ेगी, तत्वों का बहाव खेत से कम होगा, मिट्टी में भुरभुरापन आएगा और हवा का संचार बढ़ेगा, जिससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी और एक तरीके से कहा जाए तो मिट्टी की संरचना में सुधार लाएगा। इसलिए इसको भूमि सुधारक भी कहा जाता है। दोस्तों, जिप्सम के प्रयोग की निश्चित मात्रा तो मिट्टी के जांच से ही पता चलती है, लेकिन मिट्टी के पीएच से एक अंदाजा हमेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि पीएच से तत्वों की उपलब्धता देखी जा सकती है। इसलिए यदि पीएच 5 से कम और 9 से ज्यादा है तो जिप्सम ज्यादा लगेगा, यानी 75 किलो प्रति एकड़ प्रति साल। लेकिन 5 से 6 और 8 से 9 पीएच के बीच में रहने पर यह मात्रा 50 किलो प्रति एकड़ प्रति साल होगी और 6 से 8 के बीच में पीएच के रहने पर आपको 25 किलो प्रति एकड़ प्रति साल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ एक अंदाजा है मेरी विभिन्न गणनाओं के हिसाब से। दोस्तों, जिप्सम और चूना दोनों मिट्टी से ही निकलते हैं और आप इसे मिट्टी में ही दे रहे हैं मिट्टी की जरूरत के हिसाब से, लेकिन फसल की जरूरत इससे कहीं ज्यादा की होती है और वह भी कम अवधि में, जिसके कारण ये खाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये भूमि सुधारक हैं जो मिट्टी की संरचना को अच्छा करते हैं, जिससे उत्पादन में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये एक पूरक के तौर पर काम करते हैं। इनको खादों के बदले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और ये मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें उपलब्ध तत्वों की गणना करके बताते हैं, जो की हकीकत नहीं होता। जिप्सम को तोड़ना दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं होता, इसलिए इसमें मौजूद तत्वों को उपलब्ध होने में सालों लग जाते हैं और कितने प्रतिशत तक पौधा इसका इस्तेमाल कर पाता है यह मुझे बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। और कई लोग तो इसमें मौजूद सल्फर से फफूंदीनाशक के गुण भी बता देते हैं। दोस्तों, सल्फर जब एलिमेंटल स्टेज पर 90% प्योरिटी के साथ होता है तभी उसमें कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो फफूंदीनाशक का प्रभाव देती हैं। सल्फर का हर रूप फफूंदीनाशक नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, इसका उपयोग कैसे करें, तो दोस्तों बारिश से पहले खेत के ऊपर जिप्सम को बिखेर दीजिए। कोई जुताई की आवश्यकता नहीं है, बस मेड़बंदी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जिप्सम सतह पर मौजूद तत्वों को नीचे ले जा सके। इसलिए इसके इस्तेमाल के बाद पानी जरूर चाहिए, चाहे आप इसे गमले में दे रहे हो या पूरे खेत में। और सबसे उचित है ऊपर से पानी गिरना, चाहे वह हजारे के माध्यम से हो, स्प्रिंकलर के माध्यम से हो, रेन गन के माध्यम से हो या फिर बारिश के माध्यम से हो। और यदि ये सब उपलब्ध नहीं है तो पहले खेत में दोस्तों पानी भरिए और फिर जिप्सम को ऊपर से बिखेर दीजिए जब खेत में पानी स्थिर हो जाए। इससे पूरे खेत में जिप्सम बराबर तरीके से मिल जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, जिप्सम पानी से पहले देने पर यह बहाव के साथ निचली जमीन पर ज्यादा और ऊपरी जमीन पर कम हो जाएगा, इसलिए इसको बताए अनुसार ही प्रयोग करें। हालांकि कई लोग जिप्सम के प्रयोग के बाद गुड़ाई और अन्य चीजें करने की भी सलाह देते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। दोस्तों, जिप्सम एक शोध का विषय है और कई चमत्कारिक परिणाम हमें कई फसलों में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे दलहनी, तिलहनी और कंद वर्गीय फसलों में। कोई सवाल हो दोस्तों तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ एक बेहतर भविष्य की तरफ। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।